रामपुर नाम के गांव में शरद नाम का एक आदमी रहा करता था। उसे एक बेटा था रमेश। रमेश के जन्म के बाद ही उसकी माँ चल बसी थी। रमेश शरद का बहुत लाडला था। वो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश किया करता था। ऐसे ही एक दिन शरद अपनी मजदूरी का काम कर रहा था। बहुत तेज धूप होने के कारण वो चक्कर आके गिर गया। वहाँ के लोग उसे उठाकर अस्पताल में लेकर गए और ये बात रमेश को पता चल गई। वो अपने पिताजी को देखने के लिए अस्पताल में आया। अरे मेरे बच्चे, आओ। तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ हूँ? पिताजी, मुझे रहीम चाचा ने बताया और आप घर पर भी नहीं दिखे, इसलिए मैंने उनसे पूछा था। आपको चक्कर कैसे आ गया पिताजी? पता नहीं बेटे, खाने की लापरवाही हो सकती है। पिताजी, आप ठीक समय पे खाना खा लिया करो। रमेश मन ही मन सोचने लगा, अगर मैंने भी कुछ काम किया तो मेरे बाबा को थोड़ी मदद हो जाएगी। इसी सोच के साथ अगले ही दिन रमेश कुछ काम ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक अखबार डालने वाले की दुकान दिखाई दी, जहाँ पर किसी अखबार डालने वाले लड़के की जरूरत थी। रमेश उस दुकान में गया और उस दुकानदार से बात की। चाचा, मैंने आपके यहाँ बाहर लगा हुआ बोर्ड देखा, मैं घर घर जाकर अखबार बांट सकता हूँ। अरे बच्चे, तुम बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। चाचा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे पिताजी बहुत बीमार है, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम कल से काम पर आ सकते हो। तुम्हें महीने की 3,000 तनख्वाह दूंगा, मगर सुबह सुबह आकर अखबार डालने पड़ेंगे। चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल से ही काम पर आ जाऊंगा। मगर चाचा, मैं अखबार कैसे बांटूंगा? मेरे पास तो साइकिल नहीं है। मेरे पास एक साइकिल एक्स्ट्रा है, तुम वो ले सकते हो। जी चाचा। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह 5 बजे ही उठकर वो उस दुकान पर चला गया। दुकानदार ने दिए हुए सभी घरों में अखबार डालकर बचे हुए अखबार लेकर वापस दुकान में आया। आज उसका काम का पहला ही दिन होने के कारण वो बहुत थक गया था। अरे रमेश, थक गए क्या? नहीं नहीं चाचा, आज काम का पहला दिन है ना, कल से इतनी तकलीफ नहीं होगी। अब तुम घर जा सकते हो। रमेश घर चला आता है। अरे बेटा, कहाँ गए थे तुम इतनी सुबह सुबह? बाबा, मैंने काम ढूंढ लिया है अखबार बांटने का, मैं उसी काम पे गया था। मगर तुम क्यों काम कर रहे हो बेटा? मेरे होते हुए मेरा बेटा काम करे? अरे बाबा, मैं छोटा सा ही तो काम कर रहा हूँ, आप तो दिन भर काम करते हो, मुझे ये छोटा काम करने दो। उसकी काम करने की इच्छा देखकर शरद ने उसे ना नहीं कहा। उसी दिन से रमेश ने अपना अखबार बांटने का काम शुरू रखा और उसी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता था और ये सब देखकर उसके पिताजी बहुत खुश थे। ऐसे ही एक दिन उस अखबार बेचने वाले दुकानदार के पैर में मोच आ गई और उसके पैर में सूजन आ गई। वो अपना पैर पकड़कर अपने दुकान पर बैठा हुआ था, तभी रमेश वहां आया। अरे चाचा, क्या हुआ है आपके पैर में? बहुत सूजन आई है। अरे बेटा, दुकान आते आते पैर में मोच आ गई, अब बहुत दर्द कर रहा है। ओह, आप पैर सीधा रखिए। रमेश ने उसके पैर को देखा और उससे कहा, चाचा, मैं आपके पैर में तेल लगाकर मालिश कर देता हूँ, इससे आपको आराम मिलेगा। बेटा, तुम्हें कैसे पता कि तेल लगाने से सूजन को आराम मिलेगा? एक बार मेरे पिताजी के पैर में भी मोच आई थी और जब मैंने तेल से मालिश कर दी तो उन्हें बहुत आराम पड़ा था, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, तुम्हारा हाथ आजमा के देख लो। रमेश ने दुकानदार के पैरों की अच्छे से मालिश की, जिस वजह से दुकानदार को बहुत आराम मालूम पड़ा। अरे रमेश बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। मेरा दर्द ही गायब हो गया। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। रमेश काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी बहुत मेहनत से करता था। कुछ ही दिनों में उसकी 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट आया। वो पूरे जिले में अव्वल आया था और ये देखकर शरद बहुत खुश था। बेटा रमेश, तुम जिले में पहले आए हो। बेटा, तुम्हें आगे क्या करने की इच्छा है? पिताजी, मैं आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, जो सबकी मदद कर सके। ये तो बहुत अच्छा विचार है बेटा। मैं कुछ ना कुछ करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा, तुम अपने एडमिशन की तैयारी कर लो। पिताजी, मुझे लगता है मेरा स्कॉलरशिप के चलते एडमिशन हो जाएगा। बेटा, ऐसा हो गया ना तो सोने पे सुहागा। हाँ पिताजी, मैं कॉलेज जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर रमेश कॉलेज में चला गया। वहाँ उसने टीचर से बात की और कुछ ही दिनों में उसकी एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो गई। अब रमेश बहुत मन लगाकर पढ़ाई करने लगा, लेकिन अब पढ़ाई की वजह से उसे समय नहीं मिलता था, तो उसने काम करना बंद कर दिया। ऐसे ही लगभग 4-5 साल बीत गए और अपनी मेहनत के जोर पर रमेश अब एक नामांकित डॉक्टर बन गया। उसने लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक दिन रमेश के अस्पताल में उस अखबार बेचने वाले दुकानदार की पत्नी सरला
उसे बेहोश अवस्था में वहां पर लेकर आई। डॉक्टर साहब, इनको क्या हुआ है, जरा देखिए ना। जी जी, मैं देखता हूँ। डॉक्टर रमेश उस दुकानदार को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए और उनका इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक नर्स बाहर आई। पेशेंट के साथ कौन आया हुआ है? जी मैं आई हूँ। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, उसके लिए आपकी सिग्नेचर लगेगी। जी। कुछ घंटों बाद दुकानदार का ऑपरेशन हो जाता है और डॉक्टर रमेश ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। तभी सरला उनसे पूछती है, डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ था? इनको कुछ होगा तो नहीं ना? चाची, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, इसीलिए ऑपरेशन करना पड़ा। अब वो खतरे से बाहर है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं चलता हूँ। जी। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब दुकानदार की सेहत में सुधार आता है और ऐसे ही एक दिन डॉक्टर उन्हें चेक करने आते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी वजह से मेरी जान बच गई। जी, मेरी वजह से आपकी जान नहीं बची, आपको सही समय पे अस्पताल में लेकर आए, इस वजह से बची है। दुकानदार अपने हॉस्पिटल के बिल को लेकर बहुत चिंतित था। उसने नर्स से कहा, सुनिए, क्या आप मेरा बिल दे सकती है? जी, आपका सभी बिल चुकता किया हुआ है, आप चिंता मत कीजिए। किसने किया मेरा बिल चुकता? डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब, आपने मेरा हॉस्पिटल का बिल चुकता कर दिया? क्यों डॉक्टर साहब? अरे चाचा जी, अब मैं वो अखबार डालने वाला रमेश नहीं रहा, अब मैं डॉक्टर रमेश बन गया हूँ। ये सुनकर दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। बेटा रमेश, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हारी मेहनत रंग लाई बेटा, बहुत तरक्की करो। ये सब आपकी वजह से हुआ है चाचा। अगर उस दिन आप मुझे मौका नहीं देते तो शायद मैं आज डॉक्टर नहीं बन पाता। दुकानदार को ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। कुछ ही दिनों में वो ठीक ठाक होकर अपने घर चला गया और रमेश अपने पिताजी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर कुछ करने की लगन हो तो मंजिल मिल ही जाती है। भूतिया कुआं। सुंदरपुर नगर में शंभू नाम का एक लकड़ियों का कारागिर रहता था। उसे एक लड़की थी जिसका नाम था राधा। राधा बहुत ही होनहार और होशियार लड़की थी। शंभू का एक मित्र था हरिया, जो खेतों में काम किया करता था। उसकी बेटी थी श्यामा। दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी बेटियां भी अच्छी सहेलियां थी। एक दिन गांव में बहुत घबरा देने वाली घटना होती है। गांव के पास एक पुराना कुआं होता है। उसके पास गांव के एक आदमी की लाश दिखाई देती है। ये सब देखकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं। उस आदमी को किसने मार डाला और क्यों मार डाला, ऐसे बहुत सारे सवाल गांव वालों के मन में होते हैं, मगर उन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। इसीलिए सब लोग यही समझ लेते हैं कि कुएं पर किसी भूत का साया है जो ये सब कर रहा है। दूसरे दिन पंचायत में गांव के सरपंच जी लोगों को एक निर्णय सुनाते हैं। गांव के उस कुएं पर भूत का साया है, इसलिए कोई भी उस कुएं से पानी नहीं भरेगा। सब लोग हाँ कहकर सरपंच जी की बात मान लेते हैं। अब गांव का कोई भी इंसान उस कुएं के पास नहीं जाता और ना ही उसका पानी भरता है। चंदा मौसी, क्या सच में कुएं पर भूत होगा क्या? होगा बेटी, तभी तो उस आदमी की लाश वहाँ मिली ना। गांव की औरतें भी शाम होने से पहले ही पानी भर लिया करती थी और रात को उस गांव में कोई भी बाहर नहीं निकलता था। ये सब राधा और श्यामा को कुछ अजीब लगता है, मगर वो घर वालों की वजह से बाहर नहीं निकलती। एक दिन ऐसे ही, अरे श्यामा, क्या सच में भूत वूत होते हैं क्या? क्या पता राधा, मगर भूत वूत तो कुछ होते ही नहीं है। हाँ श्यामा, वो तो है, लेकिन हमें इस बात की सच्चाई पता लगानी ही होगी। राधा और श्यामा रात को घर के आंगन में मिलने के लिए आती है। रात में दोनों सहेलियां साथ में मिलकर एक पेड़ के पीछे छुपकर उस कुएं की तरफ देखती है। सारे गांव में बहुत शांतता फैली हुई है। तभी कुएं के पास कुछ हलचल दिखाई देती है। दोनों सहेलियां बहुत डर जाती है, मगर वो उसी जगह खड़ी रहती है। रात के घने अंधेरे में उन्हें कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए दोनों चुपचाप घर लौट जाती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर भूत का कोई पता नहीं चलता और गांव के लोगों के दिल में अभी भी डर बैठा रहता है। एक दिन शंभू को जंगल से लकड़ियां लाते समय बहुत देर हो जाती है। जंगल के रास्ते गांव आते समय वो देखता है कि कालू नाम का एक डाकू उसी रास्ते से गांव में जा रहा था। शंभू कालू को बहुत अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि शंभू जंगल में बहुत बार लुट चुका था। कालू एक डाकू था जो लोगों से पैसे हड़प लेता था और लोगों ने सुना नहीं तो उनकी जान ले लेता था। अब शंभू को डर लगने लगा। हे भगवान, ये कालू आज भी मुझे लूट लेगा। ऐसा कह के शंभू उसके पीछे दूर खड़ा रहा, उसे जाने दिया।
और वो उसके पीछे पीछे दबे पांव चलने लगा। शंभू उस कुएं के पास आता है। कालू उस कुएं के पास कुछ कर रहा होता है। कुएं के पास एक पुरानी हवेली थी जिसमें कोई नहीं रहता था। कालू कुएं के पास आकर एक मुर्गी को काटने लगता है और उसका खून वहां छिड़क देता है। बाद में मुर्गी उठाकर वो उस पुरानी हवेली में चला जाता है। अरे ये क्या, ये कालू तो डाकू है और यहाँ ये सब क्या कर रहा है, और मुर्गी को मार के यहाँ से चला गया। देखना पड़ेगा। ऐसा कह के शंभू उस हवेली में जाके देखता है। वहाँ उसे कालू मुर्गी पकाते हुए दिखाई देता है। इस गांव के लोग तो बेवकूफ ही है। खून आदमी का है या मुर्गी का ये भी नहीं समझ पाते। ये भूतिया कुआं तो मेरे बड़े काम में आया। अच्छी तरह से लोगों के मन में दहशत बैठ गई है। अच्छा, तो ये लोगों को बेवजह डरा रहा है जिससे लोग हवेली और कुएं के पास ना आ सके। और उस आदमी का खून भी कालू ने ही किया होगा। हर रोज यहाँ आकर खून के निशान भी यही लगाता है। तेरा तो अच्छा भांडा फोड़ करूंगा कालू, रुक जरा। ऐसा कह के शंभू वहां से निकल जाता है और घर आकर सारी बातें घर वालों को बता देता है। घर वालों का तो विश्वास ही नहीं बैठता। तभी राधा बोलती है, पिताजी, उस दिन रात में मैं और श्यामा भी कुएं के पास गए थे, लेकिन अंधेरे की वजह से हम ठीक से कुछ देख नहीं पाए। अरे राधा, ऐसे घर में ना बताकर कहीं मत जाया करो। ठीक है पिताजी, मगर अब हम उस कालू चोर का पर्दाफाश करके ही रहेंगे। ठीक है, कल हरिया चाचा को बुलाकर एक योजना बनाएंगे। चलो अब सो जाओ। ऐसा कहकर सारे लोग सो जाते हैं और सुबह उठकर शंभू और राधा हरिया के घर जाते हैं। हरिया, ओ हरिया, जरा बाहर आना तो। अरे शंभू, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कुछ काम है क्या? अरे काम कुछ नहीं, तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना है, बोलो। अरे कल जंगल से लकड़ियां लाते समय बहुत देर हो गई थी मुझे। जंगल के रास्ते से गांव में आते आते मुझे वो कालू चोर दिखाई दिया। वो गांव में घुस रहा था। वो कुएं के पास आया और उसने मुर्गी काटी। मुर्गी काटकर उसका खून वहां पर छिड़क दिया और पुरानी हवेली में चला गया। वो वही रहता है और मुर्गियां पकाकर मजे से खाता है और हम सब लोग भूत भूत करके डरते रहते हैं। क्या कह रहे हो? अगर ये बात सच है तो हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। हाँ हरिया, मेरे पास एक योजना है। हम आज रात ही पुलिस को बुला लेंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे उसे। क्या कहते हो? पिताजी, चाचा जी, हमारे पास एक बहुत अच्छी योजना है। हम दोनों आज रात को भूत का भेष बना लेंगे और कुएं के पास खड़े हो जाएंगे। जैसे ही कालू चोर आएगा तो हम उसे डराएंगे, जिससे वो अपना गुनाह कबूल कर ले। हाँ चलेगा, मगर तुम ये सब संभल कर करना। श्यामा और राधा ने पूरा पहराव भूत की तरह बना लिया। अब शाम हो गई थी। वे दोनों कुएं की ओर जाकर खड़ी हो गई। सारे गांव वाले पेड़ों के पीछे छुपकर देखने लगे और अब तक पुलिस वाले भी वहां आ गए थे। तभी जंगल के रास्ते कालू चोर वहां आता है। जैसे ही कालू कुएं के पास आता है, वहां खड़े भूतों को देखकर चिल्ला पड़ता है, भूत भूत। हाँ 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 हाँ, आओ मेरे पास आओ। तुम खामखा लोगों को मेरा नाम लेके डरा रहे थे, इसीलिए मुझे आना पड़ा। अरे भूत जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने जीवन में कई लोगों का खून किया है और आपका नाम लेके इस गांव के लोगों को मैं डराता हूँ। मगर गांव के लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? अगर मैं लोगों को डराऊं तो इसमें मेरा ही फायदा था। मुझे रहने के लिए हवेली और लोगों की मुर्गियां खाने को मिलती थी। अगर जरूरत पड़े तो मैं चोरी भी कर लेता था। अगर कोई मेरे बीच में आया तो मैं उसे मार डालता था। लेकिन अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। सच बोल रहे हो या ये भी झूठ बोल रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। तभी पुलिस वहां आके कालू को पकड़ लेती है और उसे थाने में ले जाती है। सारे गांव वाले राधा और श्यामा की एक्टिंग की प्रशंसा करते हैं और उनका सत्कार करते हैं। उसी के साथ हरिया और शंभू की सूझबूझ की भी वाह करते हैं। अब गांव वाले निश्चिंत होकर जीने लगते हैं और अफवाहों पर यकीन करना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अफवाहों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए और किसी भी बात की जांच पड़ताल किए बिना किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए।